हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली अभी जो है हाल ही दिनों में जो है एक समिट न्यूज़ में रही है, दैट इज़ यूएनसीसीडी। ये समिट चल रही है रियाद में, सऊदी अरेबिया में। ये 2 दिसंबर ऑनवर्ड जो है आपको समिट देखने को मिल रही है। इसका जो मेन थीम है यूएनसीसीडी का वो है ओवर लैंड ऑफ फ्यूचर। और यूएनसीसीडी से मतलब है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। चलिए पहले यूएनसीसीडी के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से इसकी अहमियत है। और यूएनसीसीडी कॉप 16 जो इस बार कंडक्ट हो रहा है उसमें किस बारे में डिस्कशन की जा रही है और किस तरीके से ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है और काफी इंपॉर्टेंट समिट्स है। किस तरीके से वर्ल्ड ओवर इससे डील किया जा रहा है, इस इशू से जो डेजर्टिफिकेशन का एक इशू है। और इस कन्वेंशन में, इस समिट में किस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं उनके बारे में जानते हैं और इंडिया का क्या रोल है वर्ल्ड ओवर उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है क्या। ऑब्वियसली आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा इसकी फुल फॉर्म से कि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, जो हमारा एरिया डिग्रेडेट हो चुका है, एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, उन रीजन को रिस्टोर करने की बात की जा रही है। बिकॉज अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली वर्ल्ड ओवर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है सॉइल के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल जो है सॉइल का जो था वो क्रॉप का वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल का डिप्लेशन हमें देखने को मिलता है, उन सभी फैक्टर्स को इसमें डिस्कस किया जाता है। अब ऐसे एक समिट बनी है दैट इज यूएनसीसीडी, एक कन्वेंशन हुई है जो कि लीगली बाउंडिंग ट्रीटी है। लीगली बाउंड का मतलब है कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी इन केस यू आर सिग्नेटरी टू दिस, ठीक है। अगर आपने रेटिफाई किया है इस ट्रीटी को तो आपको जो है ये फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज लीगली बाउंडिंग है ये। तो यहाँ पे यूएनसीसीडी की स्थापना क्यों की गई 1994 में, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जब 1972 ऑनवर्ड जो है वर्ल्ड ओवर ये पता चला कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन के फ्यूचर में होने वाला है, एक बहुत बड़ा इशू। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसकी दर बढ़ रही थी, ठीक है। कंटिन्यूअसली ये चीजें इंपैक्ट देखने को मिल रही थी। उस वजह से एक समिट होती है जिसको कहा जाता है स्टॉकहोम समिट, ठीक है, जहां से वर्ल्ड अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है उसके ऑनवर्ड 5 जून को। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और समिट्स, जैसे आपने सुना होगा कि बॉन समिट थी माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए, ऐसी एक समिट बायोडाइवर्सिटी को ओरिएंटेड थी, ऐसे ही एक समिट जो है ओजोन लेयर के ओरिएंटेड हम देखते हैं, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मींस वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट चेंज के ओरिएंटेड लोगों में जानकारी बढ़ी और लोग जो है इससे टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से, बायोडाइवर्सिटी जैसी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, इनके लिए जो है एफर्ट करने लगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ओवर एक समिट हुई रियो डी जेनेरियो में, रियो में समिट हुई जिसको अर्थ समिट के तौर पे जाना जाता है। वहां पे 3 फेमस कन्वेंशन के बारे में बात की गई। एक कन्वेंशन थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मींस वर्ल्ड ओवर डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। और उसके साथ साथ एक कन्वेंशन थी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एट द सेम टाइम यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। ये आपने सुना होगा, जिसकी समिट्स काफी पॉपुलर रहती है। जो कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि अजरबैजान में इस बार बाकू में समिट है कॉप 29 की, ऐसी ही ये समिट जो न्यूज में रहती है, ऐसी ही एक समिट जो है दैट इज रिगार्डिंग डेजर्टिफिकेशन, जिसको कहा जाता है यूएनसीसीडी। मतलब ये जो 3 समिट्स है इनकी शुरुआत 1992 ऑनवर्ड देखने को मिलती है, जब वर्ल्ड अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। वहां से हमें देखने को मिलता है कि 3 फ्रेमवर्क तैयार किए जाते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और क्लाइमेट चेंज की जो रफ्तार है उसको डिक्रीज करने के लिए, और साथ में जो डेजर्टिफिकेशन दुनिया भर में हो रही है, ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ऐसे चीजों की वजह से जो हमारी एरिडिटी सॉइल की है वो बढ़ रही है, या फिर जो सॉइल की एसिडिक नेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, उसको डिक्रीज करने के लिए जो है एफर्ट किए गए। तो इसके लिए यहाँ पे 197 पार्टनर्स एक तरीके से वर्ल्ड ओवर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ताकि जो एरिड सॉइल है या फिर सेमी एरिड सॉइल है, या फिर यहाँ हमें देखने को मिलता है ऐसे एरियाज जो कंटिन्यूअसली अपनी फर्टिलिटी को लूज कर रहे हैं, उन एरियाज को रिस्टोर किया जा सके। तो रिस्टोरेशन ऑफ दीज एरियाज के लिए जो है यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसको कहा जाता है यूएनसीसीडी। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1994 में, और ये बात याद रखना कि ये लीगली बाइंडिंग है। मींस इफ यू आर सिग्नेटरी टू दिस, इफ यू हैव रेटिफाइड इट एनी कंट्री, तो उनको जो है इसके रूल और इसके टारगेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है और वर्ल्ड ओवर इसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। वैसे ही कॉप समिट्स इसकी होती है, जैसे कॉप समिट यूएनएफसीसी की होती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ओरिएंटेड।
अब COP16 यहाँ पे कंडक्ट हो रही है। इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि COP14 कंडक्ट हुई थी, ठीक है, दिल्ली में COP14 कंडक्ट हुई थी। इस बार COP16 कंडक्ट की जा रही है, कहाँ पे, रियाद में, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। ओवर लैंड ओवर वर्ल्ड इसका जो थीम है वो अर्थ के ओरिएंटेड है और इसको रिस्टोर करने के ओरिएंटेड जो है थीम है इस बार। तो इसमें क्या है, जितने भी स्टेट प्लेयर है, जितनी भी कंट्रीज है या फिर नॉन स्टेट प्लेयर है, प्राइवेट पार्टनर है, एनजीओज है, सिविल सोसाइटीज है, हर एक स्टेटा जो स्टेक होल्डर्स है वो अपना रोल प्ले कर रहा है लैंड रिस्टोरेशन में, वो अपना रोल प्ले कर रहा है किसमें, लैंड मैनेजमेंट में, सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड में, ठीक है। इन सारे एफर्ट्स को करने के लिए तो यहाँ पे जो है सबमिट की जा रही है और इन चीजों को देखा जा रहा है कि हम जो है किस लेवल पे हम है इस बार वर्ल्ड और कौन कौन से टारगेट हम फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं उसके ओरिएंटेड, ठीक है। और हमारे जो प्रीवियस टारगेट्स है क्या वो अचीव हो चुके हैं कि नहीं अचीव हो चुके हैं और कौन कौन से थ्रेड्स है। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है कि रिस्क क्या क्या है, वर्ल्ड क्या चीज फेस कर रहा है। डेजर्टिफिकेशन के तौर पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड ओवर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है कि 100 हेक्टेयर वर्ल्ड ओवर अगर आप देखो तो 1 सेकेंड, आपको 100 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड एरिया देखने को मिलता है हर साल जो है इतने मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो खत्म हो रहा है। इसमें उसकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है, उसकी एरिडिटी बढ़ रही है हर साल, ठीक है। तो ये डाटा हमें किससे पता चलता है, यूएनसीसीडी की जो सबमिट हुई है उनसे पता चलता है, यूएनसीसीडी से पता चलता है, ठीक है। हमें पता चलता है कि 29% इंक्रीज हुआ है ड्रॉट एरिया, सूखा पड़ा है 29% एरियाज में, ठीक है। 2000 ऑनवर्ड ये सिचुएशन है वर्ल्ड की कि वर्ल्ड जो है ड्रॉट फेस कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। आपने देखोगे बहुत सारे एरियाज में ड्रॉट देखने को मिलता है, इवन इंडिया के बहुत सारे एरियाज है जहां पे आपको डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रही है, ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसी तरीके से एक और डाटा हमें पता चलता है यूएनसीसीडी से कि 6 बिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड एरिया हो जाएगा बाय 2050, मतलब 2050 तक 6 बिलियन हेक्टेयर तक एरिया जो है खत्म हो जाएगा अगर जो है एफर्ट नहीं किए गए किसको, लैंड रिस्टोरेशन के लिए। अगर वर्ल्ड जो है ये जो यूएनसीसीडी है जो बाइंडिंग है ट्रीटी, उस ट्रीटी को कंटिन्यूअसली गोल सेट नहीं करता है, कंटिन्यूअसली उनको अचीव नहीं करता है, देन यू विल सी कि वर्ल्ड धीरे धीरे जो है डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि 3.2 बिलियन पीपल जो है इससे इंपैक्ट हो रहे हैं, इंपैक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन। मतलब अगर वर्ल्ड की आबादी ही 8 बिलियन है, टोटल 8 बिलियन लोग हैं, ठीक है, तो उनमें से लगभग 40 to 50 बिलियन लोग जो है यहाँ पे इंपैक्ट हो रहे हैं किससे, डेजर्टिफिकेशन से। सोचो कितनी बड़ी आबादी है और कितने ज्यादा लोग जो है भुखमरी से परेशान है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है या कि जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो रही है। कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है डाटा। इन डाटाज को एग्जाम में कोट करना है, ठीक है। अगर आप देखो 3 बिलियन टन जो कार्बन स्टोर की जाती है, ठीक है, अगर लैंड रिस्टोरेशन किया जाता है तो कितनी कार्बन को हम स्टोर कर सकते हैं। लैंड रिस्टोरेशन से कार्बन स्टोर होती है। हम यही तो लड़ रहे हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो कार्बन इमिशन की बात करते हैं हम, ठीक है, बिकॉज कार्बन इमिशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कंटिन्यूअसली हो रहा है और उस इमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। तो उससे भी डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड रिस्टोरेशन को करना पड़ेगा और लैंड रिस्टोरेशन से कार्बन को स्टोर किया जा सकता है। और कितने कार्बन, 3 बिलियन टन कार्बन को स्टोर किया जा सकता है। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये एक बेनिफिशियल वर्क है, ना सिर्फ लैंड रिस्टोरेशन के तौर पे बल्कि हमारी क्लाइमेट चेंज से जो फाइट है कंटिन्यूअसली उससे भी डील किया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे एक और डाटा है कि 2 बिलियन हेक्टेयर लैंड जो है ऑलरेडी डिग्रेडेट हो चुका है, खत्म हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसकी अहमियत बताता है कि यूएनसीसीडी कितनी अहम है वर्ल्ड ओवर और क्यों जरूरी है इसको जो है टारगेट्स को अचीव करना। जो भी टारगेट कोई कंट्री नेशनल लेवल पे सेट करती है या फिर वर्ल्ड ओवर जो टारगेट सेट किए जाते हैं उनको अचीव करना। ऐसे ही जो है हम देखते हैं कि 20% जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो भी इससे इंपैक्टेड हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से एग्रीकल्चर लैंड पे भी इंपैक्ट देखने को मिला है। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घटी है, एग्रीकल्चर एरिया घटा है। एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलता है कि ये सारे रेपरकर्जन जस्ट बिकॉज कि हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं और बैड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इन केस ऑफ दिस, जो हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली हम जो है लैंड जो है डिग्रेडेट होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली जो है हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल भी कंटिन्यूअसली खत्म हो रही है। तो उसको रिस्टोर करने की बात है।
तो हमारी अगर हम बात करें कंट्री के तौर पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इन समिट्स में, ठीक है। और हमने एक गोल सेट किया था जिसको कहा जाता है बॉन चैलेंज के तौर पे, ठीक है। बॉन कन्वेंशन में हम देखते हैं कि हमने एक गोल सेट किया था, उसमें इंडिया का टारगेट है कि इंडिया रिस्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड, 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है इंडिया रिस्टोर करेगा, ठीक है, डिग्रेडेशन से और जो डिफॉरेस्टेशन से लैंड जो है खराब हुआ है उसको रिस्टोर करेगा बाय 2030। ये टारगेट आपको कोट करना है एग्जाम में कि इंडिया जो है किस तरीके से फाइट कर रहा है कार्बन इमिशन से डील करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, एट द सेम टाइम डेजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए, जो कि यूएनसीसीडी का एक अहम मुद्दा है, ठीक है। उससे तो हमारा टारगेट क्या है, 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना बाय 2030। अगर आप देखो इंडिया के मैप पे तो आपको देखने को मिलता है कि एक्सट्रीम यहाँ पे किस तरीके से वाटर इरोजन देखने को मिल रहा है, किन एरियाज में एक्सट्रीम वाटर इरोजन देखने को मिल रहा है, ऐसे ही किन एरियाज में जो है आपको जो है रॉकीज रीजन, एक तरीके से नॉन फर्टाइल रीजन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एरिडिटी ऑफ सॉइल किन एरियाज में बढ़ रही है, किन एरियाज में विंड इरोजन हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्नो की वजह से किन एरियाज में इरोजन देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूअसली जो है जो डिग्रेडेटेड एरिया है वो कंटिन्यूअसली इंडिया में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो, चाहे वो यहाँ पे ग्राउंड वाटर के इरोजन की वजह से हो कि ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। तो करना क्या पड़ेगा, स्टेप्स तो कुछ लेने पड़ेंगे ना। तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आपको जो है कंटिन्यूअसली एक कंट्री के तौर पे जो है, एक कंट्री के तौर पे या फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आपका जो इंटीग्रेटेड लैंड्स जो आपका होना चाहिए, लैंडस्केप मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक है, एक कोहेरेंस वे में। एट द सेम टाइम आपको साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक बेस जो है यहाँ पे बेस स्पीशीज सिलेक्शन या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा लैंड रेस्टोरेशन के लिए, ठीक है। बायो इंजीनियरिंग जैसे सॉल्यूशन होने चाहिए कि किस तरीके से आप जो है वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। इवन आर्टिफिशियल रेन जैसी चीजें होती है तो आपको बायो इंजीनियरिंग जैसी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रेडिशनल आपको इकोलॉजिकल विजडम होना चाहिए, किस तरीके से आप जो है न्यू अपने ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक्स को अपना सकते हो, किस तरीके से आप जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इनहांस कर सकते हो, एक बेटर एग्रीकल्चर, एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके। तो ये भी चीजें हो सकती है। और इको एंटरप्रेन्योरशिप, आप प्राइवेट सेक्टर को भी आप जो है यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहांस करने के लिए, और जो डिग्रेडेटेड लैंड है उसको रिस्टोर करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे न्यू स्टेक होल्डर्स को जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल फाइनेंस मैकेनिज्म आप तैयार कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप स्टेक होल्डर्स को काउंट करोगे, जब आप हर स्टेटा को जो इन्वॉल्व करोगे इसमें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे सस्टेनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मॉनिटर करना, रिसर्च करना, इनोवेशन करना, ये सारी चीजें जब आप करोगे, ये सारी चीजें जब इंडिया या फिर कोई भी देश करेगा, ठीक है, तो ही हम जो है कहीं ना कहीं एक कोहेसिव वे में, एक अच्छे तौर पे जो है लैंड जो टारगेट्स हैं हमारे उनको अचीव कर पाएंगे। और जो कॉप समिट हो रही है, ठीक है, कॉप 16 समिट जो रियाद में हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं टारगेट्स के ओरिएंटेड बात की जा रही है और इन्हीं गोल्स या फिर इन्हीं वे फॉरवर्ड के ओरिएंटेड जो है यहाँ पे डिस्कशन की जा रही है कि किस तरीके से लैंड को रिस्टोर किया जा सके और किस तरीके से वर्ल्ड ओवर ईच कंट्री जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तौर पे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे लैंड रिस्टोरेशन के तौर, ठीक है। आई होप आपको जो है ये जानकारी जो है हेल्पफुल रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।